मिस्टर अशोक चव्हाण। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सम्माननीय मंत्री जी ने यहाँ पर जो बिल यहाँ पर रखा गया एनटीसी के बारे में, वो टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन लॉज के तहत जो ऑर्डिनेंस इशू हुआ था, उस ऑर्डिनेंस को बिल में कन्वर्ट करने का यह प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय जी, यहाँ पर जैसे मंत्री जी ने कहा, यह बात सच है कि नेशनलाइजेशन के बाद में बड़े पैमाने पर ज़मीनें मिल्स के साथ गवर्नमेंट को हस्तांतरित हुई है और उसके बाद आज इन ज़मीनों की लीज की जो वक्त था या पीरियड था, वो ख़त्म होकर कई चीज़ों को कोर्ट के माध्यम से चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर लोगों ने दावे वहां पर दर्ज किए कि ये ज़मीन की लीज ख़त्म हुई है और क्योंकि ज़मीन की लीज ख़त्म हुई है, उसको दोबारा जो उसके ओनर्स है, जो उसके मालिक हैं, उनको ये ज़मीन वापस मिलनी चाहिए, ऐसे दावे उन्होंने किए थे। और कहीं पर मैं समझता हूँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले उनके पक्ष में देने के कारण ये नई कठिनाई सामने आई, जिसके वजह से ये तुरंत ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट को लाना पड़ा और आज ऑर्डिनेंस की तब्दीली आज बिल में और बिल पास होने के बाद कायदे में उसका रूपांतर होगा। उपाध्यक्ष महोदय, जो मकसद इसके बिल के पीछे का है, जो देखने के बाद तो सही लगता है, पर सही बात तो यह है कि क्या सरकार सिर्फ एक जमींदार या लैंडलॉर्ड की भूमिका रखना चाहता है, ये इसमें समझने वाली बात है। जमीन की सुरक्षा मंत्री जी ने यहाँ पर कहा कि सरकार सुरक्षा करना चाहती है। बिल्कुल सुरक्षा तो रखनी चाहिए, सरकार की जमीन है और जमीन का कहीं पर इंक्रोचमेंट या मिसयूज ना हो, ये बात से हम लोग भी सहमत हैं। पर क्या एनटीसी की भूमिका सिर्फ इसके हद तक सीमित है या एनटीसी उसके आगे बढ़कर जो हमारे वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं मिलों में, उनके लिए कोई कदम उठाएगी? मिल्स के अच्छे फंक्शनिंग के बारे में कोई फैसला एनटीसी मिल और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री उठाएगी? ये अहम चीज़ें आज इस बिल के जरिए चर्चा करते वक्त ये निश्चित तौर पर सामने आज आए हुए हैं। मंत्री जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि इस साल 15 करोड़ का मुनाफा शायद हुआ है। मैं नहीं समझता हूं कि 15 करोड़ का मुनाफा अच्छी बात है, कि इंप्रूवमेंट है, उसमें कोई दो राह नहीं है। एनटीसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर हजारों मिले आपके आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जुरिस्डिक्शन में है, अगर 15 करोड़ मुनाफा मिलता है तो मैं समझता हूं इससे भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। और जमीन जो लीज होल्ड जमीन है, जो मेरे पास मौजूदा मालूमात है, उससे 828 एकड़ जमीन है, 2200 एकड़ जो जमीन सिक मिल्स की है, उसमें लीज होल्ड प्रॉपर्टी तकरीबन 828 एकड़ की जमीन है, जो मुंबई, अहमदाबाद और अन्य देश के अन्य विभिन्न राज्यों में महत्वपूर्ण शहरों में इस जमीन आज बिखरी हुई है। जिस जमीन को, जिसके दाम आज गोल्ड से भी ज्यादा, सोने से भी ज्यादा उसका दाम है, तो ऐसे जमीन को प्रोटेक्टेड रखना और उसका सही इस्तेमाल टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के जरिए होना, ये बहुत अहम बात है। इसके लिए मंत्री जी का खास तौर पर मैं यहाँ पर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मैं समझ रहा हूँ कि ये जो आज बिल लाया हुआ है, उसका मतलब सरकार ये परसेप्शन दूर करना चाहती है ये ज़मीन हम प्राइवेट लोगों को वापस कर देंगे और हज़ारों लोग उसमें शायद बेकार हो जाएंगे। जो परसेप्शन आम आदमी में है या लोगों में है, वो दूर करने का प्रयास इस बिल के जरिए निश्चित तौर पर हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जमीन सिर्फ आप हाथ में रखने के बाद में अब भी हम देखते हैं कि जमीन अपने हाथ में होने के बावजूद भी कई मिल्स आज बंद है, वो वर्कर्स आज भी बेकार वहां पर हैं। हमने कई जगह पर वीआरएस देकर लोगों को घर भेजा हुआ है। तो सिर्फ जमीन अपने पास रखने से ये मामला हल नहीं होने वाला है, बल्कि सरकार जमीन भी अपने पास रखे और जमीन रखने के बाद
मिल को भी कैसे चालू रखे, ये दोनों का प्रयास ये मिनिस्ट्री के द्वारा और ये एनटीसी के द्वारा होना बहुत जरूरी है। अगर हम तुलना करते हैं हमारी जो देश में प्राइवेट टेक्सटाइल मिल्स है, मैं समझता हूं कि प्राइवेट टेक्सटाइल मिल्स आज बिल्कुल अच्छी तरह चल रही है, कपड़े का उत्पादन बड़े पैमाने पर हो रहा है और मॉडर्नाइजेशन निश्चित तौर पर बड़ी मिलों ने अच्छा किया है कि मॉडर्नाइजेशन के तहत आज एक अच्छा कपड़ा जो एक्सपोर्ट भी किया जाता है, इसका भी प्रोडक्शन आज ये प्राइवेट मिलों में हो रहा है, अच्छी क्वालिटी वहां पर उपलब्ध हो रही है, अच्छा मार्केटिंग भी ये प्राइवेट कंपनीज की ओर से हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट का बहुत बड़ा बजट भी प्राइवेट कंपनीज की ओर से खर्चा किया जाता है। और सबसे अहम बात जो है, ये फैसले जो लेना जरूरी है वो प्राइवेट मिलों में जल्द से जल्द फैसले इसके किए जाते हैं, जो भी रोज डिसीजन लेने पड़ते हैं, कपास की कीमत क्या है, यान की कीमत क्या है, कितने में लेना जरूरी है, कितना बेचना जरूरी है, कपड़ा कौन सा चाहिए, ये जो भी एक्सपोर्ट के लिए क्या मार्केट है, ये जो रोज के फैसले लेने पड़ते हैं, मैं समझता हूं प्राइवेट मिलों में जिस रफ्तारी से और जितने जल्द से जल्द फैसले होते हैं उतना शायद हमारे यहाँ पर मिलों में होता नहीं है, जिसके वजह से एनटीसी को बहुत भारी नुकसान आज तक उठाना पड़ा है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा सीधा संबंध जो आता है तो काश्तकार से आता है। मैं तो कहूंगा कि एनटीसी सरकार की मिलें हैं तो सरकार का ये जिम्मेदारी उत्तरदायित्व बनता है। ये मिल सिर्फ मिल के कपड़ा उत्पादन इतना ही उसका उद्देश्य नहीं है, तो देश में जो हमारे हजारों किसान जो भाई है जो कपास हमारे जो उगाते हैं, कपास यहाँ पर उत्पादन करते हैं, उनको उनका कपास जब बेचा जाता है मार्केट में तो कपास बेचने के बाद यान बनता है, यान बनने के बाद मिल खरीदती है, मिल खरीदने के बाद फिर उस कपड़ा बनता है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान भाई है उनकी आज सपोर्ट प्राइस सरकार ने 4,000 रुपए शायद घोषित की है। क्या आज के जमाने में मिनिमम सपोर्ट प्राइस 4,000 रुपए पे किसान का चलने वाला है क्या? ये मूलभूत प्रश्न आज टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को समझने की आवश्यकता है। 4,000 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा उसकी दाम बढ़ाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में कल का ही आपको बताता हूं कि तकरीबन 20 लोगों ने आत्महत्या महाराष्ट्र में कल की है सूखे के कारण, और क्रॉप कंडीशन बहुत ही हालत खराब होने के कारण कल ही तकरीबन 20 से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। तो 4,000 रुपए की सपोर्ट प्राइस कॉटन के लिए जो दी जा रही है, क्या उससे किसान का भला होने वाला है क्या? ये बात समझने वाली है। सीड हो, पेस्टिसाइड्स हो, लेबर के दाम हो, ये सभी जो हिसाब अगर लगाया जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये सपोर्ट प्राइस में बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं। इसलिए एनटीसी को और सरकार को प्राइवेट सेक्टर से कॉम्पीट करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। जब प्राइवेट सेक्टर इस कंपटीशन में, मैं समझ सकता हूं कि मार्केट में चढ़ाव उतार है, कहीं पर फायदा होता है, कहीं पर घाटा होता है, पर जब सरकार अपने कदम प्राइवेट सेक्टर के ध्यान रखते हुए उस अपना उत्पादन, मॉडर्नाइजेशन और मार्केटिंग ये सभी चीजों को सरकार अगर ध्यान दे तो मैं समझता हूं निश्चित तौर पर ये फैसले जल्द लेना बहुत जरूरी है, और इसके लिए एनटीसी की मैनेजमेंट प्रोफेशनल बेसिस पे चलाने की बहुत आवश्यकता है। आज कोई भी आप देखोगे हमारे पास में, आपने मंत्री जी ने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर तकरीबन जो आपके पास में जो आपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि कई मिलों की शायद 78 मिल बंद है, इसमें कई मुंबई की है, अहमदाबाद की है, बेंगलोर है, इंदौर है, अमृतसर है। 5 मिलें जॉइंट वेंचर के तहत मॉडर्नाइज करने का प्रस्ताव है और 23 मिलें ये ऑलरेडी एनटीसी ने मॉडर्नाइज कर चुकी है। हमारा ये कहना है कि आपके जॉइंट वेंचर के कई प्रस्ताव आज आर्बिट्रेशन में पड़े हुए हैं, तो ये आर्बिट्रेशन 3-3, 4-4 साल से अगर आर्बिट्रेशन का फैसला ही नहीं होता होगा तो क्या फायदा इस आर्बिट्रेशन का? आप जमीनें बेचकर आपने ये पैसा लगाया है मॉडर्नाइजेशन के लिए, आपने कहा कि 6,000 करोड़ रुपए आपने राशि लगाई है और इसीलिए आप जमीन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, समझ रहा हूं, पर इसके बावजूद आपने जो जॉइंट वेंचर के तहत फैसले लिए थे तो जॉइंट वेंचर इसलिए आपने किए थे कि ताकि प्राइवेट पार्टी को साथ में लेकर इस मिल को चलाया जाए। 3-3, 4-4 साल अगर ये आर्बिट्रेशन में फंसे हुए अगर फैसले जॉइंट वेंचर के होते होंगे तो ये मिले कब शुरू होंगी? और वर्कर तो आज भी घर में बैठा हुआ है, उसको कोई फायदा उसका नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमारी आपसे ये दरखास्त रहेगी कि ये जॉइंट वेंचर्स चाहे वो आर्बिट्रेशन में हो चाहे वो फॉर्मेशन में हो,
इसको आप जल्द से जल्द इसमें ध्यान दें और एनटीसी के सभी मिले हमारी फायदे में रहे। इसलिए जो भी फैसले की डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, जो भी फैसले करने का अधिकार है, आज हर चीज को मिनिस्ट्री में भेजना पड़ता है या सीएमडी के पास भेजना पड़ता है। मैं समझता हूं कि कोई भी फैसला वहां मिलकर जनरल मैनेजर कर नहीं पाता है। जनरल मैनेजर फैसला करने से पहले एमडी को भेजता है, एमडी सीएमडी को भेजता है, सीएमडी मंत्री को भेजता है, मंत्री बोर्ड को भेजता है। ये जो फैसले का सिलसिला है इसमें कई महीने निकल जाते हैं और जब तक मंत्री के पास आता है तो मंत्री बदल जाता है। ये भी हो रहा है आज। तो ये फैसले अगर ऐसे ही चलते रहेंगे तो एनटीसी मिल का मॉडर्नाइजेशन के फैसले 3-3, 4-4 साल अगर नहीं होंगे तो ये मिल कैसे फायदे में चलेगी। तब तक तो प्राइवेट आदमी जो है वो फैसले उसका कर चुका होगा और मार्केट में यान हो या कपड़ा हो वो सही दामों में बेचता होगा। तो ये घाटा फिर किसकी जिम्मेदारी है? जीएम की है, एमडी की है, सीएमडी की है या मंत्री की है, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की है? इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं फिक्स करने की आवश्यकता है ताकि सही वक्त पे इसका फैसला होना जरूरी है। तो इसलिए जब ये जमीन के दाम आज सोने से भी ज्यादा है, उस जमीन को प्रोटेक्शन देकर उसको मुनासिब तरीके से उसका इस्तेमाल होना, मैं समझता हूं इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी, आज जो इशू इससे लगा हुआ है, मैं मंत्री जी को खास करके कहना चाहूंगा। आज मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी नांदेड़ की मैं बात जरूर यहां पर जिक्र इसलिए करूंगा कि एनटीसी मिल, जहां उस्मान शाही मिल के नाम निजाम के वक्त की उस्मान शाही मिल के वक्त उस वक्त ये मिल शुरू की गई थी। बीच में ये मिल बंद हो गई, कई प्रयास हुए, गवर्नमेंट ने फिर शुरू कर दी, फिर बंद हो गई। आज मिल के जमीन के ऊपर तकरीबन 40 साल से भी ज्यादा लोग झुग्गी झोपड़ी में बैठे हुए हैं। मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि आज कोई भी कानून के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को आप निष्कासित नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जेएनयूआरएम के तहत जो स्कीम अनाउंस की थी, वो जेएनयूआरएम स्कीम के तहत भी वहां की महानगर पालिका अगर वहां पर बसे हुए लोगों को पक्के मकान बिल्कुल मुफ्त में अगर देना चाहती है तो एनटीसी के नो ऑब्जेक्शन के सिवा ये काम नहीं हो सकता है। मेरी मंत्री जी से ये गुजारिश रहेगी, ये जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में मिलों के जमीन पे, चाहे वो नांदेड़ में हो या और कहीं हो, उन लोगों को जेएनयूआरएम के तहत बीएसयूपी का जो प्रोग्राम है, उस बीएसयूपी प्रोग्राम के तहत इन झुग्गी झोपड़ियों को पक्के मकान, क्योंकि ये रहने वाले लोग मिल के रिटायर हुए वाले लोग हैं जिनको मकान देना वहां पर बहुत लाजमी है। इसलिए ये फैसला डिपार्टमेंट की तरफ या यूनियन कैबिनेट की ओर से ये फैसला तुरंत होना जरूरी है। प्रस्ताव यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर आ चुका है, पर किसी कारण इस पे फैसला अब तक नहीं हुआ है। मैं ये उदाहरण खास तौर पे बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुंबई में बसे हुए प्राइवेट मिल्स के जमीन पर भी जो लोग रिटायर हो चुके थे, वो हमारे मिल्स के वर्कर को वहां पर मुफ्त में मकान वो मिल पे जगह पर मुंबई में दिए हैं। मुंबई एक जमाने में जो दिए हुए, जो आपने देखा नहीं, मुझे मालूम है इसका। तो इसलिए जो भी लोग वहां पर मिल के कामगार हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको मुफ्त में जमीन देने की ये जगह देने की आवश्यकता है जहां गवर्नमेंट उनको मुफ्त में मकान बना के दे। और ये एनटीसी के मिल के ऊपर भी जो जमीन के ऊपर जो लोग झुग्गी झोपड़ी में बैठे हुए 40-50 साल से भी ज्यादा, वो प्रोटेक्टेड है, टेनमेंट्स है, उनको भी आपको जगह देने की आवश्यकता है। बीएसयूपी प्रोग्राम के तहत ये काम होना बहुत जरूरी है। जमीन जो है उसके व्यवहार में पारदर्शिता हो। ये जमीन एनटीसी की है और जिसने आपने जमीन बेची है, कई जगह पर जमीन बेचकर मिल्स को रिवाइव करने का भी प्रयास आपका रहा है। मैं समझता हूं इसमें अधिक से पारदर्शिता होनी चाहिए और इस मिल का जल्द से जल्द इन मिलों को शुरू करने का भी मामला आपको तय करना होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हिंदू मिल्स की जगह केंद्र शासन के जरिए बाबा साहेब अंबेडकर जी के स्मारक के लिए वहां पर मुंबई में दी है। तो ऐसे सोशल काम में अच्छे कामों के लिए भी बिल्कुल देने में कोई हर्ज नहीं है, पर खास करके ये सब करते वक्त मिलों की जमीनें मिल शुरू करने के बारे में भी जल्द से जल्द प्रयास होना चाहिए और जो बंद हुई मिलें हैं उनको तुरंत शुरू करें। जो घाटे में मिल है उनको रिवाइव करके मॉडर्नाइज करके उनका ये जो आपने बिल लाया है उसका हम समर्थन करते हैं। और इस खाली एक ही ध्यान देना चाहिए, इसके पीछे जो मकसद है वो मकसद को डिफीट नहीं होना चाहिए। मिल जमीन को प्रोटेक्शन देते हुए ये जमीन एनटीसी की मिल के रहे और मिल को मॉडर्नाइज करके देश के उत्पादन में उसका योगदान रहे। धन्यवाद।